मानस एक चीज मान के चल, आपका जब आप KPY लिखने बैठोगे ना, तो इट्स ए गारंटी कि आप केमिस्ट्री को देख के ये नहीं पाओगे कि हमको पढ़ाया नहीं था। हाँ, अब एक आध क्वेश्चन को छोड़कर, मतलब आई विल से 23 आउट ऑफ 25 यू विल बी एबल टू डू फॉर श्योर। 2 मे और मे नॉट बी, डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा बेवकूफी का कुछ डाल देते हैं यार, तो मुझको भी नहीं आएगा, डाल देंगे कुछ भी। कोरोना वायरस में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 0। यार तुम लोग की प्रोफाइल पिक्स अच्छी अच्छी हैं, आई लाइक इट। सुमेध इज सबसे बढ़िया है, रूपक, इनाद, पार्थ, आरोही, आयरन मैन। चलो, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? रिकॉर्डिंग भी चालू हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट। हाँ बोल। कौन बोल रहा है? मैं प्रणव देशपांडे। प्रणव मेरे भाई, आई कैन नॉट हियर यू। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माय ईयर। मुझे आप सुनाई नहीं दे रहे, मतलब बहुत रफ आवाज है। बाकी सबको मैं सुनाई दे रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर मैं रिस्टार्ट करता पूरा लैपटॉप। बिल्कुल सही, समझदारी दिखाई आपने, प्रसन्न हुआ मैं। चलिए प्लीज अभी बताइए, पहले अपने आज डिस्कशन है पहला, तो डिस्कशन है मोल का और रियल गैस पढ़ना है। पहले क्या करें? डिस्कशन करेंगे, रियल गैस करें? सर रियल गैस। डिस्कशन कर दो। रियल गैस। सर रियल गैस। अरे यार, अधिकतर लोगों ने मतलब होमवर्क नहीं किया है। सर किया है होमवर्क, लेकिन अभी ये जो थोड़ा फास्ट होगा ना, फिर रियल गैस स्टार्टिंग में किया तो। चल ठीक है, मैं लास्ट क्या कराया ये बता दो बस। आपने बस फॉर्मूला लिख दिया था वो रियल गैस का। रियल गैस का सर थोड़ा बहुत डेरिवेशन, मतलब क्या होता है क्या नहीं वगैरह वगैरह टाइप। चलो देखो समझो, रियल गैस इक्वेशन पहले डिराइव करके समझते हैं वो कैसे आती है। उतना पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कशन चालू करते हैं। और एवरीबॉडी एल्स म्यूट योर माइक्स। यदि किसी ने भी बिना मेरी परमिशन के माइक ऑन किया तो फिर देखियो। देखिए, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वाली वॉल पे कोलाइड करेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल इस वॉल से कोलाइड करने वाला है। यदि इस वॉल से कोलाइड करने वाला है तो इसके इधर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, पर इसके पीछे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जब ये कोलाइड करना चाहेगा तो ये सारे इसको अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कम करेंगे। मतलब जो कोई एरर आएगी या जो कोई डिक्रीमेंट आएगा प्रेशर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्टिंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। तो ये डेल्टा P आएगा n-1/v, या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे यार, I don't like it.
तो ये क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा n माइनस 1/v। भाई हम मान देखिए हमारे लिए गैसियस सिस्टम में n बाई वी की ही वैल्यू है भाई, किसी की वैल्यू होती नहीं है। मतलब आप सोचेंगे एक मॉलिक्यूल की वैल्यू है, कुछ नहीं, जो वैल्यू होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की। तो जितने भी है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि ये तो खुद तो कोलाइड करेगा, इसको कितने अट्रैक्ट करेंगे, मान लो टोटल मॉलिक्यूल्स 1 है, तो इसको कितने अट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1 अट्रैक्ट करेंगे, एंड n इज वेरी 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 लार्जर देन 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई v, where delta P is error in pressure, number of particle attracting, ठीक है। तो ये हो गया एरर इन प्रेशर, डेल्टा P एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई v। ये आ गया। अब दूसरा देखिए, प्रेशर आता क्यों है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स विद वॉल, ठीक है। अट्रैक्टिंग, the pressure is directly proportional to number of collisions with wall, and number of collisions is directly proportional to n by v। कितनी एरर आएगी, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स इन वॉल विद वॉल, तो एरर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n by v के आएगी। ये क्या हो रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स विद वॉल, देखिए प्रेशर भी नंबर ऑफ कोलिजन्स विद वॉल के प्रोपोर्शनल है, और एरर भी, क्योंकि मान लो एक बार में एरर आई, मान लो a, तो 2 कोलिजन में एरर आएगी 2a, 3 कोलिजन में आएगी 3a, ऐसा। तो इतने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज्यादा एरर आती जाएगी, तो जितनी ज्यादा एरर आती जाएगी हम उसी चीज को मेजर करना आते हैं। मतलब हम इन दोनों से लिख सकते हैं कि डेल्टा P is directly proportional to n by v, number of attracting molecules, and delta P is directly proportional to n by v, number of collisions। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P is directly proportional to n square by v square। इन दोनों से अपन ने ये लिखा। अब इसके बाद हमने लिखा डेल्टा P equals to a n square by v square, where a is pressure करेक्शन कांस्टेंट, और प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट ये डिपेंड, ये होता है, इट्स अ पैरामीटर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। इट इज अ पैरामीटर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, क्लियर है। तो डेल्टा P इक्वल्स टू a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अब मत ये एक चीज आ गई, अब A की जो वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि मॉलिक्यूल्स कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स है भाई, आपको दिया है CH4 और H2, किसका A बड़ा होगा, ACH4 बड़ा होगा। अमोनिया और वाटर, अमोनिया का A वाटर के से कम होगा, यहाँ पे H बॉन्डिंग है। आर वी क्लियर, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसके हिसाब से ए निकल जाएगा, क्लियर है। सर हाँ बोल। सर n स्क्वायर बाय v स्क्वायर कैसे आया, इन दोनों में C4H10 का A बड़ा होगा, C2H6 है कि इसका साइज बड़ा है। इसके लिए आपने पूरे वीक इंटरैक्शंस यानी कि वैंडर वॉल इंटरैक्शंस पढ़े हैं। देखो n बाई v क्या होता है, n अब हर जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स होते हैं। आपने ये बोला कि कोलिजन जो हो रहा है
जो कोलिजन हो रहे हैं वो n/v के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ज्यादा कोलिजन होगा विद वॉल। ये आपने एक चीज बोली है। दूसरा, जितने कोलिजन हो रहे हैं उतनी ही एरर आ रही है, तो एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन एंड नंबर ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v। तो नंबर ऑफ कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, सॉरी, एरर इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v लिख सकते हैं। एक रिलेशन तो ये आ गया, एक रिलेशन, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इस एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा एरर रहेगी। तो इसको बाकी सब छोड़ के मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, उसमें सिर्फ इस वाले मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सब इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो डेल्टा पी एरर आ जाएगा n-1/v। 1 बहुत छोटा है n के मुकाबले, तो मैं डेल्टा पी इक्वल्स टू n/v, तो ये 2 आ गया डेल्टा पी इक्वल्स टू n/v नंबर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और n/v नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी नेट जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा n/v इंटू n/v, मतलब n²/v²। और जब अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो an²/v², where a is number of molecules, a is pressure correction constant, or pressure correction constant is a parameter of intermolecular attraction, जिसमें अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा a का वैल्यू होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो प्रेशर को भी कम करेगा और उतना ही ज्यादा, मतलब उतने ज्यादा वो कोलिजन में एरर प्रोड्यूस करेगा और उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट भी करेगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ आप। सर Sir? HF और H2O में कौन सा ज्यादा है? A? H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। सर बोल सर हमसे A निकलवा सकते हैं? बोल बेटा। सर जितने अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स हो गए उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गए? वो तो पीछे खींचेंगे ना, तो कोलिजन तो कम होगा ना। बेटा दो अलग अलग बातें हो रही हैं। ये देख, तू कौन सा वाला पॉइंट बोल रही है? ये वाला पॉइंट बोल रही है कि नीचे वाला? डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स विद वॉल। सुन, ये है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स विद वॉल। ये बात समझ में आती है? हाँ और हाँ मान ले एक कोलिजन में x एरर आई, हाँ तो दो कोलिजन में कितनी आएगी? 2x। हाँ 3 कोलिजन में कितनी आएगी? 3x। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा एरर आएगी। हाँ राइट, समझा। बोल भाई। सर हमसे A की वैल्यू डिराइव करवा सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है? नहीं, केवल कंपेयर करवा सकते हैं कि भाई C3H मतलब ये दे दिया, ये दे दिया, एक और लिख दिया और बोला A की वैल्यू कंपेयर करो। ठीक है सर आगे, तो आपके पास A एक रिलेशन आ गया, मतलब P प्लस AN²/V² वाला टर्म आ गया है। अब जरा वॉल्यूम करेक्शन निकालते हैं। वॉल्यूम करेक्शन को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर मोशन। ठीक है, आप मुझे बताओ, हमने यदि एक मॉलिक्यूल रखा, गैसियस सिस्टम में कोलिजन कैसे होते हैं? बाय मॉलिक्यूलर होते हैं कि ट्राई मॉलिक्यूलर होते हैं? बाय। तो अब यदि मान लो हमने बोला ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ ये एक स्फेरिकल जोन बना लिया, तो क्या इस स्फेरिकल जोन में कोई और मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है?
नहीं बताइए। नहीं सर, नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यदि किसी का भी सेंटर ऑफ मास अब यदि इस जोन में आएगा तो ये कोलाइड कर जाएगा, और हम लोग ये मानते हैं कि ये फिनोमिना नहीं होता है। यदि ये फिनोमिना नहीं होता है तो इस रीजन में तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। भाई ये जो रीजन पूरा बना है, ये जो पूरा वॉल्यूम बना है, मतलब इसमें एनी अदर पार्टिकल कैन नॉट एंटर इन दिस स्पेस, ये आप लिख सकते हैं। तो इस चीज को अपन बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो ये आ जाता है V इक्वल्स टू VE इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू R क्यूब। ये कैपिटल R कर लेते हैं, कैपिटल R क्यूब। भाई ये सेंटर है तो ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल R, और ये वाली डिस्टेंस कितनों के बराबर है? ये वाली R बराबर है 2 इंटू R मॉलिक्यूल। तो हम लोग लिख सकते हैं V एक्सक्लूडेड इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 2R मॉलिक्यूल का क्यूब, which is 4/3 इंटू पाई इंटू R मॉलिक्यूल का क्यूब इंटू 8। तो ये आ गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम? ये आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई R मॉलिक्यूल का क्यूब, मतलब ये आ जाएगा V एक्सक्लूडेड विल बी, और एक मॉलिक्यूल का विल बी 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये तो एक मॉलिक्यूल का आया, फॉर 1 मोल V एक्सक्लूडेड इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 4 इंटू Na इंटू Vm इक्वल्स टू, बस ठीक है, 4 NaVm, where Na is Avogadro's number। तो फॉर n moles V एक्सक्लूडेड इक्वल्स टू NB। तो जब आपके पास रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा V माइनस NB, ये हो जाएगा अवेलेबल फॉर मोशन। तो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। ये बन गई आपके पास वैंडर वॉल इक्वेशन। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर पहले स्लाइड पे जाइए ना एक बार। सर इसमें जो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड है, तो उसमें जो राइट और लेफ्ट में उधर भी ज्यादा लाइक बाहर नहीं जाएगा क्या? मतलब नेटवर्क को क्या हुआ सर? नहीं, हाँ बोलना भाई। सर वो जो राइट और लेफ्ट में वॉल्यूम है वो बाहर क्यों नहीं जाएगा? मतलब ये वाला वॉल्यूम, हाँ वही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो अगर उसके डायमीटर पे आ गया तो ये टच ही करेगा ना। समझ भाई। बेसिकली आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास है, इधर देख पार्टिकल को समझ। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और डायग्राम बना सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है ये वाला। रुक जा रुक जा नीला, तेरे को समझाता हूँ वापस। ये एक मॉलिक्यूल है, ये रहा, ठीक है। इसको समझने के और भी तरीके होते हैं। ये वाले मॉलिक्यूल की रेडियस है R है, इधर देखो। एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया ये वाला,
ठीक है, मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि इस वाले वॉल्यूम के अंदर अब किसी का सेंटर ऑफ मास नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये वाली वॉल्यूम कितनी हो गई? 2r 4/3 पाई r तो क्यूब। इसमें एक मॉलिक्यूल तो आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता है। हाँ, ऐसे भी सोच सकता है तू, समझ गया? हाँ सर। वो क्या होता है, दिखाने को मेरे को वो अच्छा लगता है इसलिए वो दिखाते हैं, बाकी ये भी सही है उतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अधिकतर बुक्स में यही होता है। बोल भाई। जो बी की वैल्यू है उसमें बाहर के वॉल्यूम के साथ साथ उस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम भी जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ओके सर। भाई मानस देखो। सर हाँ बोलो भाई। सर मैंने मैसेज किया चैट में। मैं वही बता रहा हूँ क्या लिखा है, इधर समझो भाई। हमको ये बताना है एक्सप्लोडेड वॉल्यूम मतलब कोई एक ऐसा रीजन आपको निकालना है जिस ऐसे रीजन के अंदर कोई मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाए, मतलब वो वाली स्पेस में वो अवेलेबल नहीं हो मोशन के लिए। हमने कहा कि एक बायोमोलिकुलर कोलिजन हो गया ऐसा, तो इस वाले रीजन के अंदर अब कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। यदि कोई और मॉलिक्यूल इस वाले रीजन में आया तो वो इन दोनों से कोलाइड कर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ट्राइमोलिकुलर कोलिजन हो जाएगा, जो नहीं होता है। तो हमने बोला कि भाई ये वाला वॉल्यूम कितना है हम ये निकाल लेते हैं, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा दो मॉलिक्यूल के लिए। तो ये वाला इसका रेडियस हो गया r, जब ये रेडियस r हुआ तो ये हुआ ट्वाइस rm। तो हमने लिखा v excluded for two molecules is 4/3 into pi into r cube, और इसको जब सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 4/3 into pi into 2rm का क्यूब, which is 4/3 into pi into rm क्यूब into 8। ये दो मॉलिक्यूल के लिए वो वाला वॉल्यूम आ गया जहां पर कोई और मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता। हमने कहा एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आएगा, 4 into 4/3 pi r क्यूब। ये वो वाला वॉल्यूम आ गया अराउंड अ मॉलिक्यूल जिसमें कोई और मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझे? ये वो वाला वॉल्यूम आ गया एक मॉलिक्यूल के अराउंड जिसमें कोई और मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकती। वो एंटर करेगा तो कोलिजन हो जाएंगे, या वो वाला मोशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया v एक्सप्लोडेड 4 into vm, ये vm हो गया। तो एक मोल के लिए इसको na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 into na into vm, तो ये हो गया। और इस चीज को अपन ने लिख दिया b के बराबर, ये एक मोल के लिए है तो n मोल के लिए nb के बराबर आ जाएगा। बोलो सर मतलब सर बी बी प्रोडक्ट बी किसका एवोगाड्रो नंबर और 4/3 पाई आरएम क्यूब का प्रोडक्ट है ना? ये रहा b इक्वल्स टू 4 into na into vm। हाँ सर। और बोलिए, मेरे को यश ने कुछ पूछा है और निनाद ने कुछ पूछा है। हाँ बिल्कुल निनाद आप सही बोल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वी एक्सक्लूडेड। और यश नहीं यार, वो अपन ने एक मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ओवरलैप क्यों करेगा? जो अपन ने जो पूरा था उसको डिवाइड बाय 2 कर लिया ना, दो के लिए था वो ओवरलैपिंग, तो अपन डिवाइड बाय 2 कर लिया। समझा? अब ये इक्वेशन आ गई, ये है वैन डर वाल इक्वेशन। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसा आएगा? ए दिया है, बी दिया है, एन दिया है, टी दिया है, वी दिया है, पी निकाल लो। सर वो v माइनस एन बी लिखा है क्या वॉन डर वाल्स हाँ इक्वेशन में? बिल्कुल, v माइनस एन बी। प्रणव यार आई एम सॉरी, आई कैन नॉट, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या क्या हो गया, तेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सर बस इन, 2 वो इन जेस्ट यदि बिल्कुल क्रक्स बताऊं ना, तो अभी हम लोगों ने ना नोबेल प्राइज 2044 का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो 2044 का नोबेल प्राइज यू मिस्ड इट बाय अ विस्कर, आई एम सॉरी। चिल आउट, पढ़ लेना यार, कोई बहुत तोप सा कुछ नहीं सिखाया ना अभी। अभी मैं वापस नहीं करवा सकता। बस ये आ गया कि भाई आपके पास जो रियल गैस इक्वेशन है वो आ गई है।
आगे निनाद, इसलिए क्योंकि तेरे दिमाग को ये सब कुछ प्रोसेस करने के लिए ना इतना बुरा जोक प्रोसेस करने में 22-23 साल लग जाएंगे। हाँ सर, वो कैलकुलेटेड वॉल्यूम दोनों मॉलिक्यूल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व है उसके अंदर। भाई समझो, यदि आपने ये बोल दिया कि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसके अराउंड ये वाला वॉल्यूम है जिसके अंदर मोशन नहीं हो सकता, तो इसका वॉल्यूम भी तो आएगा ही ना उसमें। क्लियर है श्वेता? सर एक मॉलिक्यूल के एक्सक्लूडेड इसके लिए वो 4 into VM किया था ना, वो 4 किधर से आया? देख, ये जो वॉल्यूम आया ये कितना आया? 4/3 into pi into 2v rm क्यूब। सॉल्व कर रहेगी तो 4/3 into pi into rm क्यूब into 8, ये 2 मॉलिक्यूल के लिए है। 2 मॉलिक्यूल का हाँ एक्सक्लूडेड, यदि एक को करेगी तो उसको डिवाइड बाय 2 कर सकती है। ठीक है। हाँ सर। सर बोल। सर आपने जो मेरे वो डायग्राम बनाया था दूसरा वाला, उसमें भी 2rm रेडियस का ही स्फीयर बन रहा है और वो एक मॉलिक्यूल के लिए दिख रहा है। नहीं, वो 2 के लिए है। दो के लिए हो। ठीक है सर। समझाऊं कैसे? हाँ हाँ समझा। ये देख भाई, ये हो गया एक मॉलिक्यूल तो आ गया ना इसके अंदर, अब तीसरा नहीं आ सकता, तो 2 के लिए दोनों के लिए वॉल्यूम होगा ना ये। सर लेकिन वो उसका भी आएंगे ना, जो दूसरा जो कोलाइड कर रहा है उसका भी एक सर्कल आएगा उसके अराउंड। सर हाँ हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि ये जो दूसरा डायग्राम है, अगर हम इस बीच वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे और उसकी एज पर टच करा दे तो दूसरा मॉलिक्यूल उस पूरे सर्कल के अंदर आ जाएगा, मतलब ये दोनों रहा, ये अंदर आ रहा, जाएंगे। ये रहा। हाँ यही वाला। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने यही वाला बनाया था पहले ना। हाँ इसीलिए आ गया। मुबारक हो। हाँ भाई, नीले भाई। हाँ सर। हाँ जो बोल। तो दूसरा जो कोलाइड कर रहा है पार्टिकल, तो उसका भी एक सर्कल आएगा उसके अराउंड। ठीक है। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, आई वेंट इमोशनल, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ये ले। में जो वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम एक्सटर्नल या बाहर वाला रहेगा, जो अंदर वाला जो ओवरलैप हो रहा है वो तो एक बार काउंट हो जाएगा और फिर बाकी का वो ऐड होगा उसमें, तो वो कैसे भी 2rm से बड़ा रहेगा। अच्छा, हाँ तो इसको क्या ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल इस रीजन में आ गए? जो तू कह रहा है उसी सोच के देख कि भाई नेट वॉल्यूम तो इतना ही हुआ ना जिसके अंदर कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। एक मिनट रुक, मैं तेरे लिए दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। नीले, हाँ सर। नेट वॉल्यूम तो इतना ही होगा ना, इसके अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। सर ये देखो, ट्राई मॉलिक्यूल का कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने वो लेफ्ट और राइट में नहीं लिया है क्या? बिल्कुल सही। ओके ठीक है, फिर भाई समझ गया। मैंने सीधा यही बनाया था इसीलिए। चलो कोई नहीं, खैर। हाँ, तो ये मुद्दा निकल गया। अभी भी अपने सबको क्लियर है? अब देखिए, बी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये वैल्यू डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतना ही बड़ा बी होगा। मतलब यदि मैं बात करूं H2 और
O2, तो B किसका बड़ा होगा? O2 का बड़ा होगा। यदि मैं बात करूं BH2O और BNH3, तो BNH3 का बड़ा होगा। या इसको रुक जाओ, H2NH3 तो फिर भी ठीक ठाक से है। BNH3 और BCH4, BCH4 और BC2H6, ये सब कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा बड़ा B होगा। आर वी क्लियर? तो ये भी कंपैरिजन को आना चाहिए। आपको 4 गैसेस, यदि आपको बोला कंपेयर B, और B कंपेयर करने के लिए आपको ये दिया SF4 है, CH, SF4 भी क्या है, आपको बोला B कंपेयर करो I2, Br2, Cl2, F2, सबसे बड़ा B किसका होगा? I2 का होगा, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, B की वैल्यू सबसे बड़ी किसकी होगी? इसके लिए होगी B। तो ये और क्वेश्चंस बनते हैं B कंपैरिजन के। अब NH3 और वाटर में किसका ज्यादा होगा? दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है। H2 NH3 का ज्यादा होगा। NH3 वो है ना, 3 डायमेंशनल है मॉलिक्यूलर लेवल पर। खैर आगे यार देखो सर अब बोल भाई। सर वो बी ओवरलैप को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? मतलब वो बी रेडियस से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बाहर की जो भी ऑर्बिटल्स है वो बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर यार देख ऐसा है, देख जो बॉन्ड बॉन्ड अपनी जगह पर है, जो साइज अपने इतने भी पैरामीटर्स पढ़े हैं ना वो सब अपनी जगह पर है भाई। मॉलिक्यूलर साइज तेरे को डिटरमाइन करने को केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दिया और पीरियोडिक टेबल में सिखा दिया, तो केवल यूज करना है, वो यूज करना तेरे को आना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। चलिए देखिए अब मेरे हिसाब से, या इसके बाद अपने को है ना वो क्या नाम था, किस किताब को पढ़ते हैं अपन? हाँ, जो मॉड्यूल है मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 30 तक का, वरना वो डिस्कशन रह जाएगा। मेरे पास नियरली 35 मिनट्स बचे हैं लेक्चर में। सर हम गैसियस स्टेट में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले क्या? नहीं यार, वो हम नहीं पढ़ाते, फिजिक्स वालों के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। उसके क्वेश्चंस तो है सर मॉड्यूल और एनावस्थी में, तो छोड़ देंगे उन क्वेश्चंस को, ऐसा परेशान नहीं होंगे, बहुत तो कंसेप्ट नहीं है। मतलब वैसा है कि 3 तरह का ट्रांसलेशन हो सकता है, एक्स वाई और जेड, तो हर ट्रांसलेशन के अंदर हाफ केटी एनर्जी होती है। तो 3 टाइप के ट्रांसलेशन में 3/2 केटी होती है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज को बोलते हैं। बट वो ये कि मेरे को वो पढ़ाना नहीं है अभी सुबह। कहाँ गया आज का? क्या आज की डेट क्या है? 12 दिसंबर है ना? हाँ सर। हाँ सर। जी साहब, अब बताइए आपके डाउट्स। मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 30 तक। क्या जितने भी एक्सरसाइज कितनी, 30 ही क्वेश्चन की है ना एक्सरसाइज तो? सर 35 है। ठीक नहीं यार, मैं 17 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा ना, प्लीज, ये मेरे ऊपर जाती है। भाई डाउट्स पूछ लो यार। सर कर दो ना पूरा सब, वैसे भी सबके मिला के होने वाले हो। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सर वैसे भी टाइम लगता नहीं आपको सर सॉल्व करने में।
बुढ़ापा तो है पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। कैलकुलेशन के लिए छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। 16 क्वेश्चन है FeO और Fe3, अरे पूरे ही कर दे रहा हूँ यार, सबर रखा। Fe3O4 है, इसको आपने हीट किया और जब तक कांस्टेंट वेट नहीं आया था, मतलब देखिए समझिए, इसको जब ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा FeO Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Fe3O4 को जब आप हीट करेंगे तो भी Fe2O3 में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन लिख लो, तो ये हो जाएगा FeO प्लस हाफ O2 गिव्स Fe2O3 और Fe3O4 प्लस हाफ O2 सर वो Fe3O4। पहले वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है? FeO प्लस हाफ O2। हाँ हो गया। तो 2Fe3O4 विल गिव Fe2O3 और ये कर लेते हैं अपन, ये 6 है तो ये 3 हो गया। ये बैलेंस्ड है क्या? ये हाफ ये बैलेंस्ड हो गई है। हाँ सर। अब समझो टोटल मास है 100 ग्राम। हाँ सर बैलेंस है। इसको ले लो x, इसको ले लो 100 माइनस x। भाई आपने ऐसे FeO को x लिया तो FeO को x लेते ही इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? FeO 56 प्लस 16 56 प्लस 16 इज 72। तो ये मोल्स हो जाएंगे FeO के। FeO के मोल्स के 1/4 ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, मतलब इनटू 1/4 ये सर ऑक्सीजन के मोल हो गए। सर स्क्रीन पूरी प्लीज है। हाँ अब आया। थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, ये मास गेन हो गया इस ऊपर वाली रिएक्शन में। नीचे वाली रिएक्शन में कितना मास गेन होगा? 100 माइनस x बाय Fe3O4 का मॉलिक्यूलर मास Fe3O4 इनटू इसके भी 1/4 ही होते हैं, तो इनटू 1/4 इनटू 32 सॉल्व इट। ये आ जाएगा 5 ग्राम के बराबर। सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना खुद से। सर वो x/72 क्या दिख रहा नहीं था। भाई x है मॉलिक्यूलर मास FeO, ये मोल्स ऑफ FeO आ गए। जितने मोल्स FeO के होंगे उसके हाफ मोल उसके 1/4 मोल O2 के होंगे। तो ये मोल आ गए O2 के जो यहाँ रिएक्ट किया। नीचे कितना आया? 100 माइनस x बाय मॉलिक्यूलर मास Fe3O4। ये मोल्स आ गए Fe3O4 के, और इतने मोल्स Fe3O4 के होंगे उसके 1/4 मोल O2 के होंगे इंटू 1/4। ये मोल आ गए O2 के इंटू 32 मस्ट बी इक्वल टू 5 ग्राम। सॉल्व इट। तो इससे x आ जाएगा, FeO आ जाएगा और Fe3O4 हो जाएगा। आर वी क्लियर? डन। सर बोलो। सर when heated in air to constant weight, उसका क्या मतलब है? भाई हम लोग हीट करते रहे और रिएक्शन होती रही, तो बाद 2 मिनट हुई 10 मिनट हुई, हमने तब तक हीट किया अब तक कि सारा रिएक्ट कर नहीं गया, क्योंकि उसके बाद मास नहीं बढ़ेगा। ओके समझा सर। सत्रह भाई क्वेश्चन दे रखा है कि 24I2 है और Cl2 है और ICl प्लस ICl3 बना रहा है। तो ये वही पैरेलल सीक्वेंशियल वाला केस कर लोगे, तो पहले करोगे I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl। ICl जितना बना है वो Cl2 से रिएक्ट करके बनाएगा ICl3। I2 के मोल कितने दे रखे हैं? 250, मतलब ये दे रखा है 0.1 मोल। Cl2 के मोल कितने दे रखे हैं? 14.2 डिवाइडेड बाय 71,
0.2 मोल, तो रिएक्शन हो गई, ये बन गया 0.2 मोल, ये बच गया 0.1 मोल, ये 0.2 मोल है, ये 0.1 मोल है, तो ये 0.1 मोल बनेगा और ये 0.1 मोल रह जाएगा, मतलब ICl बनेगा 0.1 मोल, ICl3 बनेगा 0.1 मोल। सॉल्व कर लो, बस हो गया सॉल्व। तो अब क्या चलानी है इसमें? 17 डन। 18 भाई आपको क्या बोला है कि HCOH है और एक तरफ है H2C2O4, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से तो ये बनाता है H2O प्लस CO, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से तो ये बनाता है H2O प्लस CO2 प्लस CO। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि सर हाँ बोलो। सर फॉर H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेशन कर दिया तो H2 निकल तो गया, ये निकाल लिया ना H2O, तो ये खत्म हो गया। अब उसने क्या बोला भाई, इसका वॉल्यूम मान लो X आया, इनके वॉल्यूम आए Y, तो टोटल CO कितनी हो गई? X प्लस Y हो गई। ठीक है, और CO2 कितनी हो गई? ये Y हो गई। अब उसने क्या कहा, KOH से पास किया तो वॉल्यूम डिक्रीज है 1/6, मतलब 1/6 वॉल्यूम टोटल इज CO2, मतलब 1/6 इंटू X प्लस 2Y इक्वल्स टू CO2। तो यार अब खुद सॉल्व कर लो ना। रिएक्शंस का क्या करें, हमें पता ही नहीं है रिएक्शंस। कोई सर वही बात नहीं, प्रॉब्लम है। अभी ठीक है, ये आ जाएगी P ब्लॉक, बाद में आती है 18th के बाद 19th बन गया कि 19th भी नहीं बना? है सर का आंसर राइट नहीं। भाई इनिशियल प्रेशर उसने कितना बोला है? 600 बोला है, तो ये 600 है, ये कुछ नहीं है, ये 600 में से कुछ रिएक्ट कर जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा x/2, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 600 प्लस 3x/2 विच इज इक्वल्स टू 960, तो 3x/2 इक्वल्स टू 360, तो x इक्वल्स टू 240। इतना रिएक्ट कर गया, पूछ क्या रहा है? सर वो 600 तो प्रेशर है ना? हाँ, तो प्रेशर को भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन पूछा है, कितना डिकम्पोज कर गया, तो 240 डिकम्पोज कर गया, टोटल 600 था। आंसर क्लियर है? 19 के बाद है 20। क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यार 20 तो बन जाना चाहिए प्लीज। बन गया सर 20। सर 19 का आंसर मैच नहीं कर रहा था। 19 का आंसर क्या दे रखा है? 0.375। मेरा 0.384 आया। सर बोलना। आप कुछ लिख रहे हो? यार मैं आंसर चेक करने गया था।
ओके सर। मैंने कैलकुलेशन में एरर तो नहीं की ना? सर एक बार वो स्लाइड खोलिए ना। खुली हुई है। सर बोलो। सर मैंने कुछ अलग ही उस तरह से निकाला था। मैंने निकाला क्योंकि N1/N2 P1/P2 मतलब N1/N2 निकाल लिया, बाद में फिर कंपोनेंट यूज करके तो ये निकाला था। आंसर आया क्या तेरा? हाँ 0.4 पर से उतना ही हो गया? नहीं, थोड़ा मतलब 0.01 में फर्क है बस। 0.3846 आया मेरा, तो 0.37 दिया। अरे नहीं आएगा यार, भाई मेरे हिसाब से तो आंसर यही है 1/4, नहीं सॉरी 0.4। हाँ सर, मेरा भी वही आ रहा है 0.4। भाई मेरा आंसर तो 0.4 ही आ रहा है। ठीक है 20 आज तो सॉल्व हो जाएगा। ये डाई एल्डन जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है एन अवस्थी का। क्वेश्चन नंबर 21। आपने क्या बोला? Na2CO3 और NaHCO3 है। आपने हीट किया तो इसके ऊपर तो हीटिंग का कोई प्रभाव पड़ता है, थर्मली स्टेबल होते हैं फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट। और NaHCO3 ये डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसके मोल्स 2 हैं। तो अब और उसने कितना मास लूज किया है? उसने मास लूज किया है 0.248 ग्राम। तो ये कितना मास लूज करेंगे? 18 प्लस 44। तो यदि मान लो इनके मोल्स बने ए, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 44 इंटू ए मोल्स, ये है 248, तो ये हो गया 62। ए इक्वल्स टू 0.248 डिवाइड बाय 62। 4 इंटू 10⁻³ मोल्स, 4 मिली मोल्स बने हैं। मतलब ये वाला आइटम 8 मिली मोल्स रहा होगा। 84 इंटू 8 इंटू 10⁻³ ये इसका मास है, रिमेनिंग मास इसका होगा। सर आपने इसको इक्वल टू 0.248 क्यों लिया? क्या हुआ? इसको आपने इक्वल टू 0.248 क्यों लिया? उसने कहा ना इतना मास लॉस हुआ है। लॉस क्वेश्चन में लिख के दिया भाई इतना मास लॉस हुआ है, मास लॉस इसका होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने नोट में भी करवाया है, 152 ग्राम वाला। 152 ग्राम का मास लॉस है उसमें। 21 के बाद अगला है 22। भाई आपने क्या लिया? 10 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन। उसने बोला है कि KCl और NaCl है, KCl है और NaCl है। तो इसके मोल्स मान लो A, इसके मोल्स मान लो B। जब आपने इसकी रिएक्शन कराई AgCl के साथ, तो सारा का सारा क्लोरीन प्रेसिपिटेट कर गया और वो बन गया 1.865 ग्राम। मतलब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे AgCl के? AgCl का मोलिकुलर आंसर 143.5। ये मोल्स आ गए AgCl के, ये किसके बराबर होगा? Cl के मास के बराबर। तो Cl के मोल्स के बराबर, मतलब ये A प्लस B मोल्स के बराबर होगा। तो A प्लस B इंटू 143.5 मस्ट बी इक्वल टू 1865। एक तो ये आ गया और एक आ गया 74.5 A प्लस ये आ गया 58.5 B मस्ट बी इक्वल टू 0.93। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो।
क्लियर है? सर वो सेकंड रिएक्शन सेकंड इक्वेशन नहीं समझे, एक बार बताइए ना। ये वाली नहीं समझी? सेकंड वाली। ये वाली ना? हाँ भाई इसके मोल तूने लिए ए मोल का मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? 74.5 इंटू ए। हाँ सर। NaCl का मास कितना हो जाएगा? 58.5 इंटू बी। हाँ सर, पर वो दूसरा आखिरी वाला कहाँ से आया? ऊपर डेटा में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेना। सर सर इसका आंसर तो 43.3 आया, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्व करवाएगा क्या मुझसे? सर फिर से सॉल्व करके देखता हूँ। सॉल्व कर ले। 43.2 सर वो पॉसिबल ही नहीं, 43.3 आया मेरा। मैंने क्या आंसर दिया है? पीछे क्या आंसर दिया है उन्होंने? सर 0.67 ग्राम्स। 0.67 आ जाएगा फिर। सर आप मॉड्यूल के सॉल्यूशंस भेजो ना। नहीं भेजूंगा, स्ट्रिक्टली नहीं भेजूंगा। सर पुराने मॉड्यूल्स के जो अभी नहीं, वो वाले तो भी। किसी के भी नहीं भेजूंगा। मॉड्यूल के सॉल्यूशन भेजना मेरे को पसंद नहीं है। मैं डाउट बताने के लिए बैठा हूँ, डाउट पूछ। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1.865 डिवाइड बाय 143.5। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 30 मिलीमोल्स। ठीक है, और ये हो जाएगा, पहले इसको डिवाइड कर दो। प्लस भाई सही बोल रहा है वो, आंसर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। पीछे जो आंसर दे रखा है वो सही है। चलिए, मतलब आपको ये दिक्कत हो तो उसको मिलीमोल्स में लेके भी सॉल्व कर लेना। तो मिलीमोल्स में ले लोगे ना ए और बी को, तो ए बन जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 13, और एक बन जाएगा 74.5 a प्लस 58.5 b मस्ट बी इज इक्वल्स टू 930।
इसको लेके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ये डेसिमल्स में प्रॉब्लम जा रही हो तो यदि आपको वैसे केवल बी के लिए NaCl के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा A = 13 - B, तो 74.5 × 13 - B + 58.5 × B = 930। सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 930 - 74.5 × 13 ठीक है, इक्वल टू -38.5 और ये बच जाएगा 74.5 - 58.5 16 B माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, तो B = 38.5 / 16 × 58.5 × 10⁻³ तो 38.5 × 58.5 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 0.140 ग्राम। तो एक का मास जाएगा 0.140 और एक आएगा 0.93 माइनस 0.14 0.79। जो ये आंसर है, ये आंसर है भाई, वो एडिटर से तो ये निकलते हैं। बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आंसर है। 22 के बाद आपने मेरे से अगला पूछा है 23। सर आ गया सर 23 आ गया। हाँ 23 आसान है, CO2 का मास बैलेंस करना है। 24 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड ऑफ सोडियम इज हीटेड। यार ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है भाई, समझो। आप Na2CO3 को हीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 + H2O + CO2। ठीक है, और ये हीट करने के बाद 56 ml ऑफ O2, मतलब ये आ गया 2.5 मिलीमोल CO2 बना है, तो ये 5 मिलीमोल रहा होगा। और इसी को जब आपने HCl से रिएक्ट करवाया तो 25 मिलीमोल HCl लगा है। ध्यान दे, NaCl तो रिएक्ट करता नहीं है। Na2CO3 + twice HCl will give NaCl + H2O + CO2 और NaHCO3 + HCl will give NaCl + H2O + Cl2। तो ये 5 मिलीमोल है, ये कितना लगा है, टोटल लगा है 25 मिलीमोल NaCl लगा है। 25 मिलीमोल लगा है HCl, तो ये 5 हो गया, तो ये 5 इसमें चला गया, 10 इससे रिएक्ट किया, मतलब 20 इससे रिएक्ट किया होगा, तो Na2CO3 है 10 मिलीमोल है Na2CO3, NaHCO3 है 5 मिलीमोल और रेस्ट है NaCl। 24th डन। 24th के बाद 20 सर इसका आंसर पीछे मैच नहीं हो रहा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 24 और पूछी किसकी वैल्यू है? परसेंटेज ईच कंपोनेंट का पूछा है। यार इसमें कुछ आंसर का मिसप्रिंट हो गया होगा, बाकी तुम निकाल लो, आंसर तो वैसे ही आएगा। सर 24th में HCl के 25 मिलीमोल कैसे आए? 25 ml इंटू नॉर्मल, HCl के अंदर एक ही H+ जा सकता है, इसलिए नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी आ जाएगी।
तो 1 into 25 is 25 millimoles. अमान क्लियर है? हाँ सर। चलो 25 सर बोलो। सर 25 का तो सर रिएक्शन बता दो सर, रिएक्शन MnO2 gives Mn2O3 plus half O2, ये रिएक्शन है। सर Mn3O4 के लिए सर वो Mn3O4 दिया है। ये ले चलिए, ये रिएक्शन है, अभी हो जाएगा। अब इतना ही मास, उसका केवल 80% हमारे काम की चीज है। सर वो पायरोलिसाइड के लिए पायरोलेसाइट इसको बोलते हैं, Mn की और होती है पायरोलोसाइट। 25 क्या 26? सर फिर 25 का भी आंसर रॉन्ग है पीछे। यार देख ले भाई, ऐसा क्यों परेशान होगा, और सारा का सारा पानी निकल जाएगा। भाई वो क्या बोल रहा है, जब तूने हीट कर लिया तो हीट करने के बाद मान ले तूने 100 ग्राम लिया था, तो 100 ग्राम से 80 ग्राम ये था, ठीक है। अब जब 80 ग्राम में से कुछ कुछ मास निकल गया, तो एक तो ये मास निकल गया और साथ में 5 ग्राम वाटर का निकल गया, समझ गया? मतलब कितना मास बचेगा वो निकाल ले यार, उसके हिसाब से एमएन की परसेंटेज निकल जाएगी। सर टाइम खत्म हो गया। क्या टाइम हुआ है? 12:11। अब वो सॉल्व करवा रहे हो यार तुम लोग, इतना खून जल जाएगा मेरा। कोई और डाउट है तो बता दो यार, बाकी क्वेश्चन तो सीधे सीधे से दिख रहे हैं यार, इसमें कोई भी तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं जो कुछ सॉल्व करना पड़े। सर बोला बस रिएक्शन नहीं पता, रिएक्शन नहीं पता। अबे तुम लोग दिमाग में चलान चालू करो। वो क्या बोल रहा है? हाँ यार, ये लेड नाइट्रेट वाला मेरे को बता देना चाहिए था आपको, पर नहीं बताया। PbNO3 whole twice will give PbO plus NO2। NaNO3 gives, हीट करोगे तो ये बनाएगा Na2O plus NO2। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जो भी कुछ निकला गैस बन के निकल जाएगा, इनके ऑक्साइड बना लो। यार ये रिएक्शन गलत लिखी है मैंने, पर फिर भी आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। ये सर रिएक्शन देखो, अगर रिएक्शन समझ नहीं आ रही होगी तो इंटरनेट से बनाकर सॉल्व कर ले। बना लो यार। बाकी ये सब ऐसा है, देखो ये आगे अपन पढ़ेंगे कि ऑल नाइट्राइट्स ऑन हीटिंग गिव्स दिस दिस दिस, ऑल कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स दिस दिस दिस, वैसा होता है वो, ठीक है। सर और 26 अगर Na2CO3 के लिए हीट करने को बोला तो फिर Na2CO3 ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्या Na2CO3 हीट करने पे ब्रेकडाउन करेंगे कि नहीं करेंगे? Na2CO3 हीट करने के ऊपर डिसोसिएट करता है, पहले ये बनाता है NaNO2 प्लस हाफ O2, फिर ये डिसोसिएट करता है और ये बनाता है सर Na2। हाँ क्या? Na2CO3 हाँ NO Na2 फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट डिसोसिएट नहीं करते हैं। फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट्स हीट करने पर डिसोसिएट नहीं करते हैं, केवल लिथियम कार्बोनेट है जो डिसोसिएट करता है, बाकी कोई सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम डिसोसिएट नहीं करते हैं।
सर आपने वो लिखा है सर वो केमिकल बॉन्डिंग केस में? यार लिखवाता है बहुत कुछ हूँ, बस बच्चे याद नहीं रखते। आई अप्रिशिएट। ओके यार देखो मेरे को इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है। 27 है यूडियोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमोनिया निकालने वाला, जो आप मेरे को बोलते हो कि हर बार NH3 आता है। सर इस वो भी NH3 है सर। तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। इसके बाद 28 में आप ऐसा कंबशन क्वेश्चन रिएक्शन कोई जेई में पूछेगा तो नहीं ना? पर क्या ये NH3 निकालने वाला को भी जेई में आएगा नहीं ना? क्यों नहीं आएगा? सर दुनिया को पता है NH3 है, तो ये तो फुकट के 4 मार्क्स होंगे। तेरा नाम सर क्या है? आपने बोला था एक बार कि कभी मतलब इमेजिनरी भी आ सकता है। तेरा नाम क्या है? सर टेस्ट में भी आके गया है। सुमेध। सुमेध बेटा, अब मैं यही क्वेश्चन टेस्ट में भी डालूंगा, एडवांस के में, ठीक है? सॉल्व करके बताना क्या आंसर आता है। एडवांस वाले के लिए क्या पोर्शन है? एडवांस वाले के लिए मोल और गैसियस स्टेट। आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं डालेंगे इस टेस्ट में। सर एक्सरसाइज 2 में बहुत कम डाउट है सर, वो कम नहीं है। एक्सरसाइज 2 में बहुत कम डाउट है। हाँ हाँ, सर इजी है। हाँ और अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2 में? 95 है सर। एक्सरसाइज 2 में 95 क्वेश्चन है, बहुत कम डाउट है। मतलब 95 के हिसाब से कम है सर। देख जो असली मुद्दे वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन चालू होते हैं ना इसमें 67 के बाद। खैर देखिए, अब बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे। आप भी जाइए, मैं भी आता हूँ, मेरे को भी ब्रेकफास्ट करने की इच्छा हो रही है। बाय बाय, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता सर हूँ पहले। PDF किसकी?